नमस्कार, मैं रंजन सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे समास को पहचानने के आसान तरीके। सबसे पहले समास के भेद कितने होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे कि कैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद हमेशा प्रधान होता है और पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। ठीक है। यथा और प्रति से शुरू होने वाले सभी शब्द जो हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। यथा और प्रति से शुरू होने वाले सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। और जब भी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाता है, तो उस स्थिति में वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। वह जो समस्त पद होता है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, पल पल, अगर आपसे पूछा जाए ये किस समास का उदाहरण है, तो आपका जवाब होगा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हमने 3 चीज जाना। पहला कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा कि पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, और तीसरा कि जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाता है, तो उस स्थिति में वह जो शब्द होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। आते हैं दूसरे पे। दूसरा है तत्पुरुष समास। हमने देखा कि अव्ययी भाव समास पहले नंबर पे था और उसका पहला पद प्रधान होता है। वैसे इसे हम याद कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है, यानी समस्त पद में कारक चिन्ह छिपे हुए रहते हैं। जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो कारक चिन्ह हमें देखने को मिलता है। जैसे विद्यालय, तो इसका समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय, और ये के लिए जो है वो छिपा हुआ था समस्त पद में, लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो कारक विभक्ति चिन्ह जो है हमें देखने को मिल जाता है। राजपुत्र, यह बात राजा के बारे में नहीं की गई है, उसके बेटे के बारे में, उसके पुत्र के बारे में कही गई है, अतः दूसरा पद प्रधान है और बीच में कारक चिन्ह छिपा हुआ था जो यहाँ पर समास विग्रह में दिखा हमें। इस कारण से हम कह सकते हैं कि राजपुत्र कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। सेनापति, सेना का पति, पति का मतलब होता है मालिक। ठीक है, जो सेना का मालिक होता है उसे सेनापति कहते हैं। यहाँ सेना की बात नहीं की गई है, उसके मालिक की बात की गई है, और बीच में कारक चिन्ह है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा समास होता है क्रमधारी समास। कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका है कि इसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। इसके समस्त पद में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल, और ये जो उत्पल यानी कमल की विशेषता बतलाई जा रही है कि कमल कैसा है? नीला है। यानी एक पद हमें विशेषण देखने को मिला और दूसरा विशेष्य। याद रखना है, जैसे यहां पर देखिएगा महादेव, इसका समास विग्रह हुआ महान है जो देव। अब ये महादेव बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण होता है। ठीक है, महादेव शंकर जी को कहा जाता है, तो इसका आंसर वो बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण होता है। अगर आपको बहुव्रीहि समास और क्रमधारय समास में से किसी एक को चुनना हो तो आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे बहुव्रीहि समास का। महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, यानी आत्मा की विशेषता बतलाई जा रही है कि आत्मा कैसी? तो महान। उम्मीद करते हैं क्रमधारय समास आपको समझ में आ गया होगा, जहां एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। चौथा हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक यानी हम जिसे गिन सके। जैसे आपको द्वि देखने को मिल सकता है त्रि, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नौ, 10। लेकिन इसके साथ एक शर्त रहता है कि ये जो शुरू में अगर आपको दिखे भी और समस्त पद जो हो वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग न होता हो।
अगर वो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा, न कि द्विगु समास। जैसे यहां पर है त्रिफला। त्रिफला, त्रि का मतलब तीन हो गया, यानी तीन फलों का जो समूह होगा या समाहार होगा वह त्रिफला कहलाएगा। त्रिफला किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं कहा जाता। त्रिफला किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं कहा जाता, इस कारण से ये द्विगु समास होगा। लेकिन वही उदाहरण हम जब देखें दशानन, यहां पर भी पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, लेकिन यह दशानन किसी तीसरे व्यक्ति को कहा जाता है, अर्थात रावण को कहा जाता है। इस कारण से यह द्विगु समास नहीं होकर बहुव्रीहि समास होगा। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, लेकिन एक स्थिति यह होती है कि अगर वह शब्द किसी तीसरे व्यक्ति को कहा जाता हो तो वो द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। पांचवा है द्वंद्व समास। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। याद रखने का तरीका यह है कि दो द इसमें है, ठीक है, दो वह है, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें या तो या दिखता है या फिर और दिखता है उसके समास विग्रह में। जैसे दाल भात, यह एक समस्त पद है, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो दाल और भात, इसका समास विग्रह होगा। ठीक उसी प्रकार पाप पुण्य का जब हम समास विग्रह करेंगे तो पाप या पुण्य होगा, यानी समास विग्रह में हमें या और देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। अंतिम होता है बहुव्रीहि समास। कई बार पूछा जाता है कि किस समास के समस्त पद में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि प्रधानता जो है किसी अन्य पद की होती है। तो याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास वैसा समास है जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे लंबोदर, इसमें दो शब्द हैं, लंबा और उदर। लंबा जो है वो पूर्व पद है, पहला पद है, उदर दूसरा पद है या फिर उत्तर पद है। लेकिन न इसमें लंबा के बारे में चर्चा किया गया है न उदर के बारे में, ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। यह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात लंबोदर कहा गया है गणेश जी को। लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो यह प्रधानता तीसरे पद की है, और तीसरे पद की अगर प्रधानता है तो वो बहुव्रीहि समास होगा। उम्मीद करते हैं समास का कंफ्यूजन आपका जो भी है वो दूर हो गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।